गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम करेंगे ईडीसी के क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ब्रिज एसी टू डीसी कन्वर्टर यूजिंग पी एन डायोड। यानी आपने क्या बनाया, एक एसी से डीसी कन्वर्टर बनाया पी एन डायोड की मदद से। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल रेक्टिफायर की बात कर रहा है। ठीक है, रेक्टिफायर कैसा है, ब्रिज टाइप है। ठीक है ना। इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज वी साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनी डायोड। यानी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा ये पूछा है। ठीक है ना। तो पहले इनिशियली इसने जो हमें इनपुट वोल्टेज दिया है, यानी वी आई हमें जो दे रखा है इसने, हमें क्या दिया, सिंपल वी साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे ये जो है अपना इनपुट, तो ये वैल्यू क्या होती है हमेशा। ठीक है, आपको पता ही है, सिंपल फंडामेंटल ऑफ एसी आपने पढ़ रखा है। ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको कई बार पीक वैल्यू भी बोलता है वो। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन करता है पीक वैल्यू। ये चीज़ क्लियर है। अब क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि ब्रिज टाइप आपको रेक्टिफायर दे रखा है। ठीक है, बिकॉज एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है ना, नहीं रेक्टिफायर ही हुआ। देखो, आपके जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ब्रिज टाइप, एक होता है सेंटर टेप टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने ब्रिज टाइप दिया है। अब देखो, ब्रिज टाइप के लिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है पी आई वी, ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका कितना होता है वगैरह। ठीक है, सिंस हम ब्रिज के लिए बात करें, तो ये आपका हो गया ब्रिज। पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज के लिए आपका होता है सिंपल वी एम। यानी जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल होता है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, और अगर सेंटर टेप होता तो वो 2 VM होता है, और हाफ वेव में सिंपल VM। और होता क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज, देखो जब भी आपका डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होता है ना, उसी को हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस होता है रिवर्स बायस के टाइम। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनपुट वोल्टेज में देखो, या पीक वोल्टेज कितना दिया है, वी के इक्वल है। सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अ सिंगल फेज फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया, ब्रिज टाइप दिया। ठीक है ना, सेंटर टेप नहीं दिया, ब्रिज टाइप दिया। क्या बोला है, डिलीवर्स अ कांस्टेंट लोड करंट। ठीक है, ऑफ 10 एम्पियर। कांस्टेंट लोड करंट डिलीवर कर रहा है कितना, 10 एम्पियर। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट आर रेस्पेक्टिव। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। रेक्टिफायर कौन सा दिया है, फुल वेव ब्रिज टाइप। तो देखो ये आपको एक होता है फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, देखो आप इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दे दो, या इनपुट दे दिया। ठीक है, अब जो लोड है इसके थ्रू आपका क्या होता है, सिंपल करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये आपका हो गया लोड करंट। और आप आउटपुट वोल्टेज कहाँ से लेते हो, लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेते हो, और वो आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलता है आपको, रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, यानी कि डीसी वोल्टेज मिलता है ना। तो जो भी करंट भी आपका जो लोड के थ्रू फ्लो होगा वो भी करंट कौन सा होगा, डीसी करंट होगा। ठीक है, तो सिंपल इसने क्या बोला क्वेश्चन में, कि जो हमारा कॉन्स्टेंट लोड करंट है, यानी जो आई एल, ठीक है, जो फिगर में मैंने बना रखा है कांस्टेंट लोड करंट। ठीक है, ये इसने बोल दिया हमारा है 10 एम्पियर। ठीक है, अब सिंस ये करंट आपका लोड करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट तो हमें डीसी मिलता है। ठीक है, रेक्टिफायर में, तो ये सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल ये आपका हो गया आई डी सी, यानी डीसी करंट है ये हमारा। यहाँ तक ठीक है ये चीज़। और कई बार हम डीसी को सिंपल क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, करंट की एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 एम्पियर। तो एक तो मैं एवरेज करंट निकालने को बोला था ना, तो एवरेज करंट तो हमें यही से पता चल गया, क्वेश्चन ने दे दी एवरेज करंट कितनी है, 10 एम्पियर। ठीक है, दूसरा पूछा इसने आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या बना है, ब्रिज रेक्टिफायर। पहले ब्रिज के लिए लिखते क्या होता है, देखो तो देखो जो आपका ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, चाहे कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर हो, सेंटर टेप हो या ब्रिज वेव हो। ठीक है, ब्रिज हो, तो उसमें सब में आपकी जो आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, सिंपल करंट का पूछा है तो करंट का लेके चलते हैं। ठीक है, जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है आई आर एम एस। ठीक है, सिंपल क्या होती है आपकी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, यही होती है वैल्यू। बट अब देखो, सिंस हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, तो हम एवरेज वैल्यू की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे देखो फुल वेव में आपकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, आई एवरेज, जो फुल वेव में ये सिंपल क्या होती है, 2 IM। ठीक है, 2 IM डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू कितनी दी है इसने, 10 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दी। ये आपका हो गया 2 × IM डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल देखो हमारी जो मैक्सिमम करंट है, सिंपल निकल जाएगा ना आपका। तो देखो आपका जो मैक्सिमम करंट आएगा आई एम, ये देखो 2 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ गया 5 टाइम्स गया। ठीक है, तो हमें मिल गया 5 पाई। तो 5 को जब पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.7 एम्पियर। तो हमें मैक्सिमम करंट मिल गई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो देयरफॉर आपका जो आर एम एस वैल्यू है, ठीक है, आई आर एम एस, हमें पता है कि ब्रिज टाइप में आर एम एस वैल्यू होती है सिंपल आई एम बाय √2। आई एम बाय √2, आई एम की वैल्यू हमने एवरेज वैल्यू की मदद से निकाल दी, वो हमें मिली 15.7 एम्पियर डिवाइडेड बाय, आपका ये √2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है,
ये आपका आ जाएगा अराउंड 11.1 एम्पियर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखो ये आपका मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो सही कर लेना। यहाँ पे ये ऑप्शन होगा 11.1 एम्पियर। ठीक है ना, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर इज एक्स टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर yielding द सेम डीसी आउटपुट वोल्टेज वेर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन में सिंपल क्या बोल दिया कि जो आपका पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज किसका, ब्रिज टाइप का। ठीक है, ब्रिज टाइप जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है ये आपका है, देखो एक्स टाइम्स, बोल दिया एक्स टाइम्स इसके पीक इनवर्स के सेंटर टेप के इक्वल। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज ये आपका है सेंटर टेप के। ठीक है, बिकॉज देखो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक ब्रिज टाइप वाला होता है, एक सेंटर टेप होता है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा इसने बात की है वो सेंटर टेप ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो पहले बताइए पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज में क्या होता है, सिंपल आपका होता है वी एम के इक्वल। ठीक है, वी एम इक्वल्स टू एक्स इंटू आपका पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टेप में क्या होता है, टू वी एम। टू वी एम, तो यहाँ पे देखो वी एम से वी एम कैंसल, तो यहाँ से सिंपल आपकी जो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन अ सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर है बोला इसने, देखो ब्रिज रेक्टिफायर जो इन द फिगर द लोड रेजिस्टेंस, यानी आपका जो आर की वैल्यू है 50 ओम, ये जो आर है की वैल्यू है 50 ओम। द सोर्स वोल्टेज इज पी 200 साइन ओमेगा टी। ठीक है, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू दी थी, फिर क्या बोला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 50 रेडियम पर सेकेंड। द पावर डेसिपेशन इन द लोड रेजिस्टेंस आर, आपको पावर डेसिपेशन निकालना है। ठीक है ना, अब देखो पहले जो आपका पावर डेसिपेशन होता है पी, ठीक है, कोई भी आपका हो, ठीक है, सिंपल पावर डेसिपेशन कैसे निकालते हो हमेशा, वोल्टेज इंटू करंट। और ये दोनों वैल्यू कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है ना, वोल्टेज इंटू करंट से निकालते हो, या फिर आप निकालते हो करंट स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू आरएमएस होती है। ठीक है, वैसे ही या फिर आप ऐसे निकालते हो वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, इन सब में जो वैल्यूज होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिए। तो इनमें से मैं किसी भी फॉर्मूले से आपकी जो पावर आपकी डेसिपेशन होगी, ठीक है, वो मैं निकाल सकता हूँ ईजिली। अब देखो जो मेरे को इनपुट वोल्टेज दिया है, यानी जो वी दिया है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज ये मेरे को दिया है इसने 200 साइन ओमेगा टी, यही दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको देख के मैं सिंपल बता सकता हूँ ना कि मेरी जो वी एम की वैल्यू है, मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, 200 वोल्टेज है। ठीक है, 200 वोल्ट है। अब देखो इतना तो मेरे को सब जो डेटा दे रखा था उसी से चीज़ें पता चल गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये रेक्टिफायर है ब्रिज टाइप है, ब्रिज टाइप है और फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, ब्रिज टाइप है। अब देखो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर जो होता है तो जो आपकी आर एम एस वैल्यू होती है, पी आर एम एस। ठीक है, पी आर एम एस सिंपली क्या होती है, पी एम डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, पी एम मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया इसने 200 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो ये मेरी आ गई वोल्टेज के आरएमएस की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को सिंपल पावर निकालनी है, पावर कितनी डेसिबेट हुई। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू, तो देखो क्या होता है वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी मेरा रेजिस्टेंस है। तो ये आपका देखो वोल्टेज, ठीक है, ये आपका आ गया 200 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरा रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है 50 ओम। ठीक है, तो ये सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 400 वॉट। क्लियर है। अब देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया बिकॉज मेरे को क्वेश्चन में वोल्टेज की वैल्यू दे रखी थी, पीएम की वैल्यू दे रखी थी ना, इसलिए अगर मैं आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता या आई स्क्वायर आर वाला या फिर वोल्टेज इंटू करंट, तो इसके लिए मेरे को है ना करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता, तो आप ट्राई करिए कि कौन सा प्रोसेस सबसे ईजी हो और फटाफट निकल जाए आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था आपको कि याद रखनी है ये सारी एफिशिएंसीज वगैरह। ठीक है, देखो फिर भी मैं निकलवा के बता देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपकी क्या होती है सिंपल, जो भी आपका ई डी सी यानी जो डी सी आउटपुट मिला पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप जो भी ए सी इनपुट दे रहे हो इंटू 100, ये आपका सिंपल है फॉर्मूला लेके चलते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, डीसी आउटपुट मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है करंट कौन सा फ्लो होगा, डीसी करंट, करंट स्क्वायर इंटू आपका जो भी लोड रेजिस्टेंस है आरएल। ठीक है, अब देखो एसी इनपुट दे रहे हो तो एसी में तो हम क्या लेते हैं आरएमएस वैल्यू, तो ये आपका आई स्क्वायर आरएमएस। ठीक है, ब्रैकेट आपका देखो एक तो लोड रेजिस्टेंस आएगा प्लस आपका जो डायोड है, डायोड को हम आइडियल लेके नहीं चल रहे। ठीक है ना, डायोड का कुछ ना कुछ आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वो आपका हो गया आर एफ। ठीक है, इंटू 100 बिकॉज परसेंटेज में चाहिए हमें। ठीक है,
तो देखो जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, किसी के लिए भी निकाल सकते हो रेक्टिफायर। देखो फुल वेव के लिए पूछिए तो फुल वेव में हमें सिंपल पता है कि जो आई डी सी होता है, आई डी सी ये हमारा होता है आई एम, ठीक है, 2 IM डिवाइडेड बाय पाई, और जो हमारा आई आर एम एस होता है, आई आर एम एस की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी सिंपल क्या होती है, IM/√2, ठीक है। सिंपल देखो, और ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, ठीक है, इसी में सिंपल फुल वेव के निकालनी है तो फुल वेव के हिसाब से रखो, हाफ वेव के लिए रखनी है तो हाफ वेव के लिए निकालो, ठीक है। तो सिंपल ये वैल्यू जब आप पुट करते हो तब आपको देखो सिंपल आपका मिल जाएगा एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यानी FWR, ये आपका आ जाता है, देखो सिंपल इसको सॉल्व कर दे तो 81.2%, ठीक है। देन यहाँ पे ये रहता है RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RF, ये चीज़ आपकी क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी का फॉर्मूला फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आपको देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, जब आप कंसिडर करोगे कि जो आपका डायोड है, ठीक है, डायोड कैसा आपका आइडियल है, ठीक है, आइडियल डायोड होगा ना तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। बिकॉज देखो जो आइडियल डायोड होता है उसके लिए जो आपका RF होता है, ठीक है, फॉरवर्ड डिस्टेंस वो जीरो होता है। देखो जैसे ये वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमें देखो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी, यानी एफिशिएंसी मैक्सिमम किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी देखो सिंपल 81.2%, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो RF जीरो हो गया, RL से RL कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। ब्रिज टाइप होता है उसके लिए भी यही होती है, और आपका जो हाफ वेव होता है उसके लिए आपकी 40 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है, परसेंटेज। तो आपका देखो इसके लिए हो गया डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। रिपल रिजेक्शन रेशियो ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज द रेशियो, आपका रिपल रिजेक्शन रेशियो क्या होता है ये पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल है कोई रेक्टिफायर सर्किट हो गया, ठीक है। इनपुट में आप क्या देते हो, AC सप्लाई देते हो, ठीक है, और आउटपुट हमें क्या मिलता है, देखो आउटपुट में हमें मिलता है देखो एक तो DC प्लस AC दोनों मिलता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग DC मिलती है हमें, पल्सेटिंग DC, यानी हमें प्योर DC नहीं मिलती, ठीक है ना, हमें उसको फिल्टर करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो AC जो है ये, ठीक है, ये जो हमें AC वाला पोर्शन मिला ना, यही आपका एक तरह से होता है रिपल, ठीक है, रिपल। क्लियर है चीज़। अब देखो कैसे पल्सेटिंग DC, देखो आप जब देखते हो, ठीक है, ये आपका डायोड का जब आप आउटपुट देखते हो, ठीक है, जैसे हाफ वेव का ले लेते हैं कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, ठीक है, और फुल वेव देखेंगे तो कुछ इस टाइप का, ठीक है। साइकिल ऐसे चलते जाते हैं, देख रहे हो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। बट जबकि प्योर DC होती तो हमें कैसा मिलता, सिंपल देखो अगर प्योर DC होती तो एक सिंपल कोई मैग्नीट्यूड और एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, DC तो मिल रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो मिल ही रही है, बट क्या हो रहा है थोड़ा सा उसमें AC का पार्ट भी है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि आउटपुट हमें कभी भी प्योर DC नहीं मिलता, इसलिए हम फिल्टर सर्किट वगैरह यूज़ करते हैं प्योर DC ऑप्टेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो AC वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका रिपल रिजेक्शन रेशियो होता है ना, तो सिंपल पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये आपका रेशियो होता है इनपुट रिपल वोल्टेज, ठीक है, और आउटपुट रिपल वोल्टेज का, तो इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो ये क्या होता है सिंपल, आपका जो इनपुट रिपल वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट रिपल वोल्टेज एंड आपका आउटपुट रिपल वोल्टेज, ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है ये पावर रिजेक्शन, ठीक है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, या फिर इसको बोल सकते हो रिपल रिजेक्शन रेशियो, ठीक है ना। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिपल फैक्टर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, ठीक है, रिपल फैक्टर पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। तो देखो रिपल फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये देखो सिंपल क्या होता है, रेशियो होता है आपका RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट और एवरेज वैल्यू का। और अगर दूसरा एक और फॉर्मूला देखते हो तो सिंपल देखो रिपल फैक्टर आपने पढ़ रखा होगा, देखो आई, ठीक है, ये आपका होता है RMS, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो DC कंपोनेंट IDC, ठीक है, का होल स्क्वायर -1, ठीक है। एक ये फार्मूला भी होता है आपका ये टर्म रूट में, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है एक रिपल फैक्टर का, ठीक है। एक और रिपल फैक्टर का देखो फार्मूला आपका होता है, सिंपल इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाता है देखो IRMS का स्क्वायर, ठीक है, देन आप एलसीएम भी ले लो, ये आपका हो गया IDC का स्क्वायर, तो नीचे डिवाइड में भी आपका ये आपका हो जाएगा IDC का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये टर्म आपकी रूट में। क्लियर है, ये सारे फार्मूला आपको अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो सारे आपको पता होना चाहिए। और देखो एक और फार्मूला अगर बनाते हो आप, R इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू होती है ना RMS अपॉन DC या फिर RMS अपॉन एवरेज वैल्यू, ये आपका होता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म फैक्टर की टर्म में अगर लिखे तो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, एंड ये टर्म आपकी रूट में। तो ये सारे आपके रिपल फैक्टर के फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना।
अब देखो इसने पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बताइए, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब सिंपली हमें पता है जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए जो आर एम एस वैल्यू होती है, क्या आई आर एम एस, ये होती है आई एम बाई रूट टू, ठीक है। और जो आपकी आई डी सी वैल्यू होती है या फिर जिसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ये आपकी होती है टू आई एम अपॉन पाई, टू आई एम अपॉन पाई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप सिंपल किसी भी एक फॉर्मूले में रख दो और वहाँ से आप रिपल फैक्टर निकाल दो, ठीक है। ये आपको मिल जाता है 0.482, ठीक है। आपको याद ही होंगे, देखो ऑलरेडी मैंने आपको साथ सारे मैंने शेयर कर रखे, ठीक है। जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कितने डायोड यूज होते हैं, किसमें टी यू एफ कितना होता है किसका, ठीक है, रिपल फैक्टर कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इन सब की मैंने ऑलरेडी एक टेबल पूरी आपके साथ शेयर कर रखी है, ठीक है। आप वो देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 0.48 आपका रिपल फैक्टर होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन फेड विद 50 हर्ट्ज साइन वेव, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है ना। तो देखो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो इनपुट हमारा साइनसोइडल वेव है फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। तो इनपुट कुछ इस टाइप का होगा साइनसोइडल, ये आपका हो गया साइनसोइडल, ठीक है। देन ये आप पे सिंबल प्लॉट कर देते हैं इसको ऐसे। अब देखो ये आपके एक डायोड कंडक्ट करेगा इस टाइम दूसरा डायोड कंडक्ट करेगा, कुछ इस टाइप का आपको आउटपुट मिलता है फुल वेव के लिए, ठीक है ना। अब देखो जो फर्स्ट साइकिल है, ठीक है, फर्स्ट जो आपको इनपुट दे रखा है, यानी जो इनपुट हमारा है उसमें जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड आप देखते हो कितना टाइम पीरियड, 2 पाई है, ठीक है। और जब आप फुल वेव का यानी कि जो आउटपुट देखते हो इसका टाइम पीरियड कितना है आपका, सिंपल पाई टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हमारा क्या हो रहा है, जस्ट आधा हो रहा है, ठीक है, हाफ हो रहा है ना टाइम पीरियड। तो यहाँ से आपको भी पता है कि टाइम पीरियड इन्वर्स रिलेशन में होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर टाइम पीरियड आपका आधा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, पहले फ्रीक्वेंसी थी 50, इसकी डबल हो जाएगी यानी कि 100 हर्ट्ज, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। जबकि आपका हाफ वेव में सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, क्यों, बिकॉज उसका टाइम पीरियड सेम रहता है, चेंज नहीं होता उसमें, ठीक है ना। आपका ब्रिज ब्रिज टाइप और सेंटर टाइप, ठीक है, दोनों फुल वेव रेक्टिफायर है, उनका टाइम पीरियड आपका आधा हो जाता है, उस वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, द सर्किट शोन इन द फिगर इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आपका एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है देखो साइड में। फिर क्या बोला, विद डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, ट्रांसफॉर्म सेकेंडरी कोई रेजिस्टेंस, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 30 ओम, और जो पीक इनपुट वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, ठीक है। फिर पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी एंड आर नॉट। वी मतलब थेवेनिन वोल्टेज बताना है, ठीक है, और आर नॉट मतलब हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, यही तो होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट में, ठीक है। अब सिंस इसने देखो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बोला है, पहले सेंटर टेप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सिंपल सेंटर टेप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ऐसे, देन ये आपका यहाँ पे आपका होता है लोड होता है, ठीक है, आर एल, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं और जिसके थ्रू हमारा लोड करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है इसमें देखो आपको पता है कि सेंटर टेप हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ये आपका होता है वोल्टेज वी एम, तो ये आपका होता है वोल्टेज वी एम, ठीक है। और वी एम की वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है ना, 10 वोल्ट दे रखी है। अब देखो दो डायोड है इसमें भी, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, यानी एक पॉजिटिव साइकिल में एक डायोड फॉरवर्ड वाइज में रहेगा और नेगेटिव साइकिल में आपका दूसरा डायोड फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट। आपको भी पता है जब भी थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले पहला स्टेप आपका क्या होता है, हमेशा लोड को रिमूव करना। तो यहाँ पे देखो मैं लोड को रिमूव करता हूँ, देखो ये मैंने लोड को रिमूव कर दिया। अब जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो क्या वोल्टेज होगा, वी ओ सी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। अब देखो ये आपका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये आप यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे ले रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अभी भी डायोड तो काम करेंगे ना, डायोड थोड़ी खराब हुए, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइकिल में जैसे ये ऊपर वाला डायोड काम करेगा, वन वाला, ठीक है, नेगेटिव साइकिल में नीचे वाला डायोड काम करेगा, और हमें आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। करंट जीरो होगा ऑब्वियस बात है बिकॉज ओपन सर्किट है, बट आउटपुट वोल्टेज तो अभी भी मिलेगा। और आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो सिंस रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और ये रेक्टिफायर कैसा है आपका, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है, यानी कि जो होता है आपका वी डी सी, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, तो सिंपल हम क्या लिखते हैं, 2 VM, ठीक है, 2 VM अपॉन पाई, ठीक है। और जो आउटपुट हमें वोल्टेज मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर में, ये सेम आपका होगा सिंपल जो आपका वी ओ सी है, या फिर जिसको बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है। आपका हो जाएगा 2 VM अपॉन पाई, ठीक है। अब देखो सिंपल हम देखते हैं जो वी ओ सी हमें मिला आउटपुट वोल्टेज या फिर जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसमें देखो जो वोल्टेज होगा थेवेनिन वोल्टेज वो कितना हो जाएगा 2 × वी एम, हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है 10, ठीक है, इसने बोल रखा है पीक वोल्टेज कितना 10 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल जो हमें थेवेनिन वोल्टेज मिलेगा वी ओ सी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ से देखो 6.36 वोल्ट, ठीक है।
तो पहला हमें पूछा था थेवेनिन वोल्टेज यानी वी की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, ठीक है। दूसरा पूछा है थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब देखो, जब आपका, ठीक है, चाहे पॉजिटिव साइकिल लेके चलो या फिर नेगेटिव साइकिल लेके चलो, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, देन नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, दोनों केस में देखो क्या हो जाएगा। ये आपकी जैसे ट्रांसफॉर्मर में सिंपल सेकेंडरी बनाता हो, ठीक है, तो सेकेंडरी में देखो, अब 1 वाला डायोड आपका फॉरवर्ड होगा, तो फॉरवर्ड में सिंपल क्या करेंगे, उसको RF से रिप्लेस कर देंगे, उसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से, ठीक है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसका कितना है, आपको देखो क्वेश्चन में दिया 100 ओम, ठीक है, ये आपका 100 ओम हो गया। फिर आपका देखो नीचे वाला डायोड तो भी ओपन रहेगा ना, पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इस टर्मिनल पे RTS निकालना है, RTS, ठीक है। अभी जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 30 ओम दे रखा है, ठीक है। बट हमने क्या किया, इसको सेंटर से सेंटर टेप कर रखा है यहाँ से, यानी कि जो 30 ओम है ना, ये बराबर ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 ओम इधर और 15 ओम इधर, ठीक है। कैसे देखो, सिंपल, जैसे आपका ऐसा कोई रेजिस्टेंस होता है कि ये कोई रेजिस्टेंस है, तो मैंने एकदम बीच में से ऐसे टैप कर दिया, ठीक है। अगर मान लेते इसका रेजिस्टेंस अगर 100 है पूरा, और बीच में से टैप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 50 ऊपर और 50 नीचे, ठीक है। सिंपल ये कर दिया हमने डिवाइड। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे को RTS निकालना है, नीचे तो निकलेगा नहीं, नीचे तो करंट जीरो है, यानी कुछ भी आपका अपोज नहीं करा करंट का, ऊपर ही अपोज करेगा, सिंपल करेगा भी तो ऊपर देखते हैं अगर सिंपल दोनों रेजिस्टेंस किस में सीरीज में, ठीक है। तो सिंपल जो RTS आया 100 प्लस 15, ठीक है, तो हमारा जो RTS आ जाएगा वो हमारा सिंपल आ जाएगा 115 ओम, ठीक है। कब आया, जब आप पॉजिटिव साइकिल ले रहे हो, ठीक है। अब देखो सेम आप अगर नेगेटिव साइकिल भी लेते हो, तो नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाता है, सिंपल ऊपर वाला डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि देखो ये तो आपका ऊपर वाला तो ओपन हो गया, ठीक है, और नीचे वाला आपका सिंपल RF से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये सेंटर टेप, जिसके हमें यहाँ पे निकालना है, इस लोड के अक्रॉस हमें RTS निकालना होता है, ठीक है। तो सिंस 30 ओम टोटल था, तो 15 ऊपर और 15 नीचे, ठीक है, बराबर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, यहाँ पे सिंपल देख सकते हो 15 और 100 दोनों किस में, सीरीज में। इस केस में भी हमें जो थेवेनिन रेजिस्टेंस मिलेगा वो अभी भी देखो 100 प्लस 15, यानी अभी भी हमें कितना मिला, 115 ओम ही मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, कि आपका जो सर्किट है वो चाहे पॉजिटिव साइकिल हो उसमें सप्लाई की या फिर नेगेटिव साइकिल हो, आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस 115 ओम ही रहेगा। क्लियर है चीज़। तो हमें सिंपल जो वोल्टेज है थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू तो मिल गई 6.36 वोल्ट, ठीक है। और आपका जो RTS है की वैल्यू हमें मिल गई 115 ओम। यहाँ तक क्लियर है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़ ये। अगला क्वेश्चन है देखो, इन ए 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर fed from star connected secondary winding of a transformer let the voltage to the neutral of A phase, ठीक है, आपकी फेज सीक्वेंस दे रखी है ABC में, क्या बोला देखो A फेज और आपके न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या आपका VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या बोला फिर, एट द इंस्टेंट व्हेन द वोल्टेज ऑफ द फेज इज मैक्सिमम, ठीक है, जब आपके फेज का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, रेक्टिफायर का, ठीक है। तो देखो जब आपका फेज वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ठीक है, फेज वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो सिंपल इस केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है, जो टर्मिनल पे होगा, वो सिंपल क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू हमें इसने कितनी दे रखी है, VM साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम हो गई VM, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, सिंपल VM के इक्वल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A three-phase diode bridge rectifier is fed from 400 volt RMS value, ठीक है, 50 hertz three-phase AC source. If the load is purely resistive, then the peak instantaneous output voltage is equal to, हमें कौन सी पूछी है, देखो पीक वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं। अब देखो जो इसने RMS वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, हमें RMS वैल्यू दे रखी है 400 वोल्ट। अब देखो सिंस हम जो साइनोसोडल होती है हमारी सप्लाई, ठीक है, तो साइनोसोडल की जो RMS वैल्यू होती क्या होती है, VM/√2, ठीक है, VM/√2, ये आपकी दे दी हमें 400 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हमें पीक वैल्यू चाहिए यानी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सिंपल क्या हो जाएगी, VM इक्वल्स टू 400 इंटू √2, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाइड विथ लाइन वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट, ठीक है, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर है चीज़। अब देखो जब आपका, देखो फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट देखो, फुल वेव 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर अगर आपका हो, तो इसके लिए आपका जो आउटपुट वोल्टेज बनता है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये आपका सिंपल क्या बन जाता है, देखो 3/पाई की देन √2 इंटू वी, आपका जो भी वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। सिंस आपका देखो 3 फेज है, तो इसमें लाइन वोल्टेज वगैरह होंगे, ठीक है, तो सिंपल लाइन वोल्टेज वो भी कौन सा, RMS वैल्यू, ठीक है। तो हमें भी पता है देखो √2 RMS क्या होता है, सिंपल ये आपकी पीक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला भी आप ऐसे लिख सकते हो,
वी डी सी इक्वल्स टू 3/पाई इंटू आपकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है फिर पीक वैल्यू, ठीक है। और जो 3/पाई है, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 0.955, ठीक है, 0.955 इंटू वी एम। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया फुल वेव थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ठीक है ना। अब ऐसे देखो हाफ वेव के लिए क्या होता है, देखो हाफ वेव के लिए आपको होता है वी डी सी इक्वल्स टू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड यहाँ पे ये आपका आ जाता है √3 इंटू आपका जो भी आर एम एस वैल्यू है, ठीक है ना। ये आपका रहता है हाफ वेव के लिए, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल हम वैल्यू निकालते हैं, देखो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी डी सी क्या हो जाएगा, सिंपल 0.955, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, अब हमें देखो क्या दे रखी है 400 लाइन वोल्टेज, यानी ये कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। थ्री फेज में जो भी डेटा दे रखा होता है ना वो आपका आरएमएस वोल्टेज होता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो सिंपल हमें चाहिए पीक वैल्यू, तो सिंपल ये आपका हो जाएगा √2 टाइम्स इंटू 400, ठीक है, 440 वोल्ट, 440 दे रखा है ना, 400 नहीं है। तो यहाँ से देखो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो वी डी सी आएगा ये आपका आ जाएगा 594.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर। देखो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। द रेक्टिफायर इन द फिगर शोज अ थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट दिया, फिर क्या बोला, देखो द सोर्स इज सिमेट्रिकल थ्री फेज 4 वायर सिस्टम, द लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ सोर्स इज 100 वोल्ट, यानी दो लाइन के बीच में, यानी ये आपका क्या है 100 वोल्ट है, यहाँ तक ठीक है। देखो फिर क्या बोला इसने, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 400, तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी देखो जब रेक्टिफायर में बात करते हैं तो इनपुट हम देते क्या एसी देते हैं, आउटपुट हमें डीसी तो मिलता है लेकिन पल्सेटिंग डीसी मिलता है, यानी उसमें कुछ पोर्शन एसी का भी होता है। तो वो जो एसी वाला पोर्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछिए, ठीक है। तो देखो हमें सिंपल अभी देखो इतना आइडिया है, जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, हाफ वेव, ठीक है, और हाफ वेव में अगर सिंगल फेज आपका होता है तब हमें पता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिंपल इक्वल हो जाती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के, यही रहती है। बट देखो जब आपकी थ्री फेज की आप बात करते हो तो थ्री फेज में क्या होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ना, सिंस 3 फेज है तो वो 3 गुना हो जाती है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ इनपुट। तो हमें देखो इनपुट इसने कितनी दे रखी है 400 हर्ट्ज, ठीक है, तो सिंपल आउटपुट कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये 1200 हर्ट्ज। क्लियर है चीज़, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल कन्वर्टर सर्किट इज शोन इन द फिगर, अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द इनपुट फॉर आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन का मतलब होता है कि सिंपल ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका रेशियो के टर्न रेशियो 1:1 है, ठीक है, आइसोलेशन का मतलब होता है। तो फिर क्या बोला, अज्यूमिंग द लोड करंट टू बी कांस्टेंट एंड V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, द करंट वेव फॉर्म थ्रू डायोड D2 ई विल बी, ठीक है, ये जो डायोड है ना इसके थ्रू जो करंट होगा उसकी वेव फॉर्म बतानी है, ठीक है। अब देखो सिंस हमारे क्या है, सिंपल एक साइनोसोडल सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइनोसोडल सप्लाई हमारी। तो पहले हम देखते हैं देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिंपल क्या हो जाएगा कि ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो डायोड का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये कैसा हो गया फॉरवर्ड बाइज हो गया, फॉरवर्ड बाइज होने के बाद ये टर्मिनल कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव, अब देखो ये आपकी एन साइड है, ये पी साइड है, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, सिंस ये पॉजिटिव है बट यहाँ पे ये एन मटेरियल है, एन साइड है, तो यहाँ पे D2 कैसा हो गया रिवर्स बाइज्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं इस केस में D1 तो आपका फॉरवर्ड हो रहा है, D1 तो आपका फॉरवर्ड बाइज्ड है, फॉरवर्ड बाइज्ड का मतलब है शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा D2 है, D2 हमारा इस केस में हो रहा है रिवर्स बाइज्ड, रिवर्स बाइज्ड मतलब ओपन सर्किट, ठीक है ना, ओपन सर्किट। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं सेम चीज़, तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में सिंपल क्या हो जाएगा, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी माइनस, यानी ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, ये एक तरह से D1 तो आपका रिवर्स हो गया और आपका जो D2 है देखो इस टाइम में ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, तो D2 इस केस में फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि D1 तो हमारा इस केस में हो गया रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, और जो D2 है केस में हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसकी वेव फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, वेव फॉर्म से समझते हैं अच्छे से इसको। अब देखो सिंपल फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में देखते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल होता है, ये हमारा नेगेटिव साइकिल होता है, ठीक है, ये इनपुट सप्लाई हमने बना रखी है। तो देखो पहले हम बनाते हैं आउटपुट वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म, ठीक है ना। देखो आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, सिंपल कुछ पहले तो आपका आउटपुट वोल्टेज देखो इस एलिमेंट के क्रॉस मिलेगा, ये तो ठीक है आपका। अब इसके क्रॉस मिलेगा, देखो जो भी वोल्टेज होगा वो पहले इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा इंडक्टर के क्रॉस, उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल हम लिख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, ऑब्वियस बात है, बस इनपुट वोल्टेज से वो कम वैल्यू मिलेगी बिकॉज इंडक्टर के क्रॉस थोड़ा सा
ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं कि D1 हमारा है यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है, और D2 हमारा है यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल में हमारा सिंपल जो D1 है, D1 तो हमारा हो रहा है रिवर्स बाइज्ड, ठीक है, और जो D2 है, D2 हमारा हो रहा है फॉरवर्ड बाइज्ड, ठीक है इतना। अब देखो सिंपल हमें किसकी बनानी है, अब देखो IL, ठीक है, लोड करंट। अब क्वेश्चन में देखो इसने मेंशन कर रखा है कि आपका जो लोड करंट है, क्या देखो, अज्यूमिंग द लोड करंट टू बी कांस्टेंट, ठीक है, लोड करंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो मान लेते कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मान लेते ये हमारा है लोड करंट I0, ठीक है, ये हमारा क्या एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है इतना। अब देखो अब हमें बनानी है ID1। तो ID1 देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ID1 क्या आपका फॉरवर्ड बाइज्ड है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइज मतलब करंट मिलेगा, तो ये हमारा मिल गया करंट, ठीक है, और करंट कितना होगा इसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना होगा I0, ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव साइकिल में आपका D1 रिवर्स बाइज्ड है, ठीक है, अगेन पॉजिटिव साइकिल आया तो अगेन ये हमें करंट देगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ID2 यानी कि जो डायोड D2 के थ्रू जो करंट है, पॉजिटिव साइकिल जब है तब आपका करंट क्या है, जीरो है, ठीक है, तो करंट जीरो बनाते हैं, ये हमने जीरो बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपका नेगेटिव साइकिल आया, आपका D2 क्या हो गया फॉरवर्ड बाइज्ड, यानी करंट फ्लो होगा, तो ये मान लेते हैं हम करंट फ्लो हो गया, ठीक है, ऐसा ये हमारा करंट फ्लो हो गया, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपकी क्या हो रही है ID2 की वेव फॉर्म बन रही है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे क्या लगा है, इंडक्टर, ठीक है। अब जरा बताइए इंडक्टर एकदम सडन चेंज यानी करंट में एकदम से चेंज हो जाए, उसको बेसिकली अपोज करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनिशियली जब यहाँ पे तो करंट था, ठीक है, जब D1 आपका ऑन था, ठीक है, तब आपका साइकिल क्या था, एकदम मैक्सिमम वैल्यू थी, I0 वैल्यू थी, ठीक है। तो ये एकदम से तो जीरो नहीं होने वाली ना, इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का मतलब कि थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा जीरो पर आने पे, ठीक है, यानी इनिशियली तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी I0 होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडक्टर की वजह से धीरे धीरे ये जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आके ये जीरो होगा, फिर यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आया मान लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो पाई तक जाएगा, ठीक है, इसको एकदम से पाई तक नहीं जाने वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसको हटा देते हैं। अब ये जैसे देखो एकदम से यहाँ पे क्या पाई तक नहीं जाएगा, यहाँ पे जैसे पाई था हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे एकदम ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज आपका इंडक्टर लग रखा है, ठीक है। अगर इंडक्टर नहीं होता तो सिंपल एकदम से आपका बढ़ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, तब तो आपका सिंपल एक एलिमेंट होता। बट यहाँ पे जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर का नेचर क्या होता है, चेंजिंग करंट को अपोज करता है, ठीक है, आपने पढ़ा है LdI/dt। तो DI/dt मतलब कि अगर करंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा, तो एकदम से करंट जीरो नहीं होगा, वो धीरे धीरे जीरो होगा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट एकदम से आपका नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फिल्टर इज टू, ठीक है, आपका फंक्शन क्या होता है फिल्टर का, ये पूछा, ठीक है, तो ये ऑलरेडी सबको पता रहता है, ठीक है। सिंस देखो रेक्टिफायर में इनपुट AC देते हैं बट आउटपुट हमें पल्सेटिंग DC मिलता है, ठीक है, पल्सेटिंग DC मतलब AC और DC दोनों वाला पार्ट मिलता है, ठीक है। ये जो AC होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिपल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपल्स, रिपल्स, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना होता है ना, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज फिल्टर आपका क्या करता है, इन रिपल्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। बिकॉज देखो जब आप प्योर DC की बात करते हो, ठीक है, DC की जब आप वेवफॉर्म बनाते हो तो सिंपल क्या होता है, एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, सिंपल फिक्स, ठीक है, टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, ठीक है। बट जब आप देखते हो कि रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का जब आप आउटपुट चेक करते हो, ठीक है, जैसे फुल वेव का चेक करते हो तो कैसा आता है, सिंपल कुछ इस टाइप का आपका आता है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका देखो टाइम के साथ क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आउटपुट आया ना रेक्टिफायर का, तो आपके रिपल्स आए आपके, यानी AC वाला पोर्शन भी आ गया उसमें, तो उस AC को रिमूव करने के लिए फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड इज, ठीक है, तो देखो जीनर डायोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल देखो मैंने बता रखा है आपको, जीनर डायोड किस में काम करेगा, रिवर्स बायस रीजन में काम करेगा, ठीक है। अगर इसको आपको, ठीक है, अगर आपको इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करवाना है तो इसका ब्रेकडाउन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना ये चीज़। तो और मैंने एक ये भी चीज़ आपको बताई थी, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जीनर डायोड के लिए वो लेस देन 6 वोल्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और जो एवलेंशियल डायोड होता है उसके लिए मोर देन 6 वोल्ट होता है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रिवर्स बायस में काम करेगा, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखो ये होता है कि जो जीनर डायोड है या फिर जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इसको हमेशा फिल्टर सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो यानी थर्ड और फोर्थ आपके करेक्ट होंगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब इसके लिए देखो आप सिंपल जो पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम होता है, पावर सप्लाई या फिर ऐसे बोलो सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है, इसके लिए आप मेरा जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 95 है
वो देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ समझाई है, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि कैसे ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। इन ए रेक्टिफायर लार्जर द वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो देखो ज़रा समझना है इसको, देखो सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर लेता हूँ। जैसे देखो एक ये मेरा डायोड हो गया, ठीक है। अब इसमें ये मेरी सप्लाई हो गई, एसी सप्लाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा मैंने कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर, जो फिल्टर कर देगा मेरे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये लोड हो गया, यानी आर रेजिस्टेंस, और ये मेरा कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो अगर मेरे इस शंट कैपेसिटर की, ठीक है, यानी इस शंट कैपेसिटर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा, यानी एक्सी मेरा क्या, कम, ठीक है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो कैपेसिटर है ना, ये ज़्यादा करंट लेगा इनपुट से, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, ड्रॉ लार्ज करंट, ठीक है। यानी कि इनपुट से तो ज़्यादा करंट चाहिएगा, ठीक है, चार्ज होने के लिए, यानी चार्जिंग करंट जो है ना वो आपका बढ़ जाएगा, ये इनपुट से ज़्यादा करंट मांगेगा, ठीक है। तो इनपुट से अगर ज़्यादा करंट मांगे तो इनपुट से करंट तो यही से आएगा ना, यही से तो आएगा ये करंट। तो देखो अगर ये करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो ये डायोड आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखना कैपेसिटर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि डायोड को बहुत ज़्यादा करंट हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से समझ सकते हो, ये जो करंट है इतना हाई करंट, ये किसके थ्रू जा रहा है, डायोड के थ्रू जा रहा है, यानी डायोड इसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सिंपल, लार्जर द पीक करंट इन द रेक्टिफाइंग डायोड, ठीक है। जो आपका डायोड रेक्टिफाई करता है, ठीक है, आपके वोल्टेज वगैरह को, तो वो सिंपल क्या करेगा, ज़्यादा बड़े करंट की वैल्यू को रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा करंट है ना, इसमें डैमेज द डायोड। और आप देखो ये भी लिख सकते हो कि जो आपका डिस्चार्जिंग टाइम है, ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम आपकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। बिकॉज डिस्चार्जिंग टाइम क्या होता है, आर सी, तो सी की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हो तो डिस्चार्जिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पता है, ब्लीडर रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लीडर रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको ब्लीडर रेजिस्टेंस समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी बस ये समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ कैपेसिटर वैल्यू इंक्रीजेज इन ए कैपेसिटर फिल्टर देन द रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा है। देखो रिपल फैक्टर जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट इनका फॉर्मूला लिख लो आप, देखो रिपल फैक्टर यानी आर इक्वल्स टू, अब देखो फर्स्ट सिंपल देखते हैं, वन अपॉन, क्या आपको होता है, देखो वन अपॉन टू, ठीक है, रूट थ्री, ठीक है, देन एफ नॉट यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, देन कैपेसिटेंस की वैल्यू, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस। अब ये आपका फॉर्मूला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ऐसे देखो फुल लोड के लिए क्या हो जाता है, सिंपल देखो आर इक्वल्स टू वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन फोर, फोर रूट थ्री, आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, देन कैपेसिटेंस, देन आपका लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका रहता है हाफ वेव, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। सिंपल देखो फुल वेव में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये टू से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या बोला कि कैपेसिटर की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो तो रिपल फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, देख सकते हो दोनों किस में, इन्वर्स रिलेशन में, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ाते हो, ठीक है, नहीं कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो रिपल फैक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन में है ना, तो डिक्रीज होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द यूज ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इन a रेक्टिफाइंग सर्किट गिव्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द लोड इज, यानी आपका जो कैपेसिटर फिल्टर है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब देगा, जब आपके लोड की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो ये पूछा है इसमें, जरा समझो, देखो कैपेसिटर फिल्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि लोड में बताना है, ठीक है, कि लोड कैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो तो एक तरह से फिक्स हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं है ना, वो तो फिक्स हो गया। सिर्फ लोड में बताना है कि लोड ज़्यादा हो कम हो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो सब बताना है। तो देखो कैपेसिटेंस हमारा फिक्स हो गया, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा समझना, देखो अगर हमारा आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, कम है, ठीक है, मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या है, कम है। देखो लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा जो लोड करंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्स रिलेशन में रहता है, ठीक है। अगर आपका लोड करंट बढ़ जाता है तो आपका जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज होता है, आउटपुट एवरेज वोल्टेज होता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगर आपका लोड करंट बढ़ता है, ठीक है। अब देखो लोड करंट बढ़ गया, आउटपुट एवरेज वोल्टेज कम हो गया, अब इससे क्या होगा, आपका जो चार्जिंग करंट है, सॉरी डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है, या फिर डिस्चार्जिंग टाइम, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों, देखो ये आपका क्या होता है, सिंपल आर एल इंटू सी। अगर आप आर एल की वैल्यू कम ले रहे हो, सी तो हमारा फिक्स है, आर एल की वैल्यू अगर कम है तो आपका जो ये टाइम है ये कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत फास्ट आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो मैं अभी वेव फॉर्म से समझाऊंगा इसका इफेक्ट क्या आता है, ठीक है, फास्ट डिस्चार्ज का। और फास्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस फास्ट डिस्चार्ज की वजह से आपका जो एवरेज वोल्टेज होगा, ठीक है, लोअर
द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब इसके देखो, तो आप सिंपल इसके आउटपुट से समझो, ठीक है। रेक्टिफायर का आपका आउटपुट होता है, वो भी फिल्टर के बाद, ठीक है ना। फिल्टर के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो देखो कुछ इस टाइप का आपका होता है। देखो अगर आपने देखा भी हो तो कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट रहता है, ठीक है, फिल्टर के बाद, ठीक है। तो इसमें देखो, अब देखो ये जो टाइम रहता है यहाँ से लेके ये जो इतना जो टाइम है, ठीक है, ये आपका रहता है डिस्चार्जिंग वाला टाइम, ठीक है। और ये जो इतना जो टाइम होता है ये आपका रहता है चार्जिंग वाला टाइम, ठीक है। तो ये आपका है डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपल ये ऐसे आउटपुट लेता हूँ, ठीक है, इतना, देन यहाँ से मैं जो ये टाइम पीरियड लेता हूँ, ठीक है। तो जो इतना जो पोर्शन मिला ये क्या हो रहा है, इतना बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ज़रा सोचो, अगर आपका बहुत फास्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत फास्ट डिस्चार्ज होगा तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो, अगर सिंपल, ये तो सिंपल देखो चेंज होता रह रहा है, इनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा ना तो वो मेरे को बहुत कम मिलेगा, ठीक है, अगर फास्ट डिस्चार्ज होता है तो। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो RL है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए फिल्टर में, अगर RL की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो इससे हम क्या समझते हैं कि आपका जो लोड करंट है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी करंट इज लो। क्लियर है चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर विथ शंट कैपेसिटर फिल्टर द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज इज, यानी कि देखो पीक टू पीक रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला पूछा है शंट कैपेसिटर फिल्टर के लिए, ठीक है। देखो इसके आप अगर वैल्यू लिखते हो, ठीक है, रिपल वोल्टेज की हाफ वेव के लिए, तो ये आपकी हो जाती है देखो DC करंट डिवाइडेड बाय आपका एफ नॉट फ्रीक्वेंसी, यानी एफ नॉट मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, इंटू कैपेसिटेंस। ये आपका होता है हाफ वेव के लिए, ठीक है। रिपल फैक्टर का मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, ये आपका हो गया रिपल वोल्टेज का, ठीक है। और अगर फुल वेव के लिए लिखते हो तो सेम रहता है, देखो IDC अपॉन आपका एफ नॉट इंटू सी। बट देखो जो फुल वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। दोनों के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा था हमें फुल वेव के लिए ना, तो फुल वेव के लिए क्या हो जाएगा, IDC अपॉन 2FC, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पावर सप्लाई यूजेज ब्रिज रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इफ वन ऑफ द डायोड इज डिफेक्टिव, यानी कोई भी एक डायोड क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, तो उससे क्या क्या फर्क आएगा, ये चीज़ पूछी है, ठीक है ना। तो देखो सिंस इसने ब्रिज टाइप बोला है ना पावर सप्लाई वाला, तो देखो ब्रिज टाइप में 4 डायोड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आपके जो पॉजिटिव साइकिल होता है उसमें 2 डायोड काम करते हैं, और नेगेटिव साइकिल में भी आपके 2 डायोड काम करते हैं, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि सडनली एक डायोड आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए, यही तो बोला इसने, ठीक है। तो देखो मैं एक डायोड को खराब कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने खराब कर दिया इसको, ठीक है। खराब करने का मतलब क्या हो गया, ये ब्रांच ओपन हो गई, ठीक है। अब जैसे ओपन होगी, अगर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कुछ इस टाइप में आपका करंट आपका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और हमें आउटपुट में वोल्टेज भी मिल जाएगा। बट जब देखो आपका नेगेटिव साइकिल होगा, तो नेगेटिव साइकिल को, इसको करंट को जाने के लिए इसको पाथ ही नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देख के साफ पता चल रहा है कि आपका जब एक डायोड डिफेक्टिव हो जाए तो ये सर्किट आपका काम करता है बिहेव एज हाफ रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और भी करवाया था आपको, ठीक है, जिसमें सेम चीज़ यही दे रखी थी। कैसे काम कर रहा है ये, बिहेव एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखो जब हाफ वेव रेक्टिफायर में बात करते हो, HWR, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका पहले देखते चलो कि आपका जो DC वोल्टेज है, ठीक है, हाफ वेव में कितना होता है, हाफ वेव में DC वोल्टेज ये आपका आ जाता है सिंपल, देखो VM/पाई, ठीक है इतना। अब देखो दूसरा, अब देखो जो ब्रिज टाइप है, ठीक है, ये आपका ब्रिज टाइप है, इसमें आपका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, DC वोल्टेज, यहीं पे लिख लेते हैं VDC, ठीक है। इसमें आपका ब्रिज टाइप में, ब्रिज टाइप कैसा एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो इसमें आपका होता है 2VM/पाई, ठीक है। तो इनिशियली आपका देखो ये वोल्टेज था ब्रिज टाइप में, अब जैसे ही एक डायोड खराब हो गया आपका वोल्टेज ये हो गया, ठीक है। तो एक बार देख के आपको लग रहा होगा, देखो क्या हो रहा है सिंपल, यानी कि सिंस आपका देखो एक डायोड खराब होने के बाद हाफ वेव की तरह काम कर रहा है, और हाफ वेव का DC वोल्टेज VM/पाई होता है, बट ब्रिज का तो था 2VM/पाई, यानी कि हमारा DC वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द DC लोड वोल्टेज विल बी लोअर देन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पढ़ो, देखो रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर देन दैट इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यानी कि FR रिपल फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है, जो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब देखो जब ब्रिज की बात करते हो, ब्रिज में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ब्रिज टाइप में, तो ब्रिज टाइप कैसा एक
फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जब आपका आउटपुट वोल्टेज आप देखते हो तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। टाइम पीरियड आधा होता है तो फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो जाती है, यानी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ब्रीथ के केस में। बट जब आप हाफ वेव के केस में चेक करते हो तो इनपुट वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वली रहती है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी नोटिस कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, आधी हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है ना। क्या बोला, रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर देन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है, ठीक है। द सर्ज करंट विल इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी सर्ज करंट जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। देखो सर्ज करंट क्या होता है, बेसिकली आपका जो देखो जो डायोड होता है उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। वो क्या करता है, ये जो करंट है सर्ज करंट, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये आपका क्या होता है, डायोड को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो उस वजह से हम रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे सर्ज करंट की वैल्यू क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर नॉर्मली देखें तो 10% ऑफ लोड करंट होती है, ठीक है। जितनी भी लोड करंट की वैल्यू है उसकी 10% आपके सर्ज करंट की वैल्यू होती है, ठीक है ये चीज़। तो आपके तीनों पॉइंट करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रेक्टिफायर सर्किट, कि रेक्टिफायर सर्किट दीदी इनको कंसीडर करना है। फिर बोला द सीक्वेंस ऑफ दिस रेक्टिफाइड सर्किट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिपल फैक्टर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा सबसे पहले, ठीक है, जिसका रिपल फैक्टर हो। तो एक बार तो आप देख के बता सकते हो फिल्टर सर्किट क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें रिपल्स को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, एसी कंपोनेंट को रिमूव करना है, इसलिए फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपने फिल्टर सर्किट लगाया है तो उसका रिपल फैक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ वेव में हमने कुछ भी फिल्टर सर्किट नहीं लगाया, फुल वेव में भी यहाँ पे फिल्टर सर्किट नहीं लगाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हाफ वेव का रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है, तो ये आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है। सेकंड आ जाएगा फुल वेव, बिकॉज इसमें फिल्टर सर्किट यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, जो फिल्टर सर्किट यूज़ करें इनमें, इनका जो रिपल फैक्टर ये होता है आपका 0.471, ठीक है। और मैं अगर इनका भी लिखूँ तो हाफ वेव का होता है 1.21, ठीक है, और इसका होता है 0.482। तो सिंपल आप आंसर हो जाएगा आपका, देखो 1 2 3 4, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 2 4 3, बिकॉज थर्ड और फोर्थ का सेम रहता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ अ ब्लीडर रजिस्टर इन अ पावर सप्लाईज, ठीक है, यानी ब्लीडर रजिस्टर की क्या काम होता है, ठीक है, इसका पावर सप्लाई में। देखो ब्लीडर रजिस्टर जो होता है वो जिस टाइप में रहता है, देखो ये आपका एक कैपेसिटर, ठीक है, ये आपका कोई इंडक्टर, ये अगेन आपका कैपेसिटर, ये आपका एक फिल्टर सर्किट है, देखो। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ये लोड कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आर एल लोड, या आर एल। अब देखो ये जो आपका इंडक्टर है, हम क्या चाहते हैं, ये जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है ये मिनिमम करंट फ्लो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये करंट क्या हो, मिनिमम फ्लो हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल में एक रजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में एक रजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ब्लीडर रजिस्टेंस, ठीक है, ब्लीडर रजिस्टेंस। तो इसका मेन काम क्या होता है ब्लीडर रजिस्टेंस का, ये मेंटेन करता है कि जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो वो मिनिमम फ्लो हो, ठीक है। ये आपका होता है ब्लीडर रेजिस्टेंस का काम। तो हम क्या बोलेंगे, टू एंश्योर अ मिनिमम करंट ड्रेन इन द सर्किट, ठीक है चीज़, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और इसकी जो इसके अंदर इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है, जैसे लोड करंट मान लेते हैं आई एल है, तो जो आपका करंट फ्लो होगा ब्लीडर रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है, उसके थ्रू, यानी कि बी आर लिख लेते हैं, ब्लीडर रेजिस्टेंस के थ्रू ये आपका होगा 10% ऑफ लोड करंट, ठीक है। इतना हम अलाउड रखते हैं, इतना करंट फ्लो होगा तो चलेगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू कुछ इस तरह लेते हैं कि सिर्फ इतना ही फ्लो हो, इससे ज़्यादा फ्लो ना हो, ठीक है ये चीज़। तो ब्लीडर रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होता है, 10% ऑफ लोड करंट। और ब्लीडर रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, जो भी इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, या फिर बोलो जो भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है, ये इसको मेनटेन रखता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ अ ब्लीडर रेजिस्टेंस इन अ फिल्टर सर्किट इज, यानी आपका जो ब्लीडर रेजिस्टेंस होता है उसका फंक्शन क्या होता है फिल्टर सर्किट में, ये पूछा है, ठीक है। देखो मैंने आपको लिखवा भी दिए थे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में समझाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये मेंटेन करता है मिनिमम करंट को जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मेंटेन द मिनिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। दूसरी चीज़ समझो, देखो अगर आप अपने सोर्स को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, सोर्स को हटा दिया, यानी कि इनपुट वोल्टेज हमने जीरो कर दिया, ठीक है, और हमारा जो लोड है, लोड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब कोई लोड नहीं लग रखा, ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हो अपने सर्किट को हमने क्या कर दिया, डी एनर्जाइज कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये आपका कोई इंडक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका पहला कैपेसिटेंस हो गया, देन ये आपका दूसरा कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, फिल्टर सर्किट बना रहे हैं हम सिंपल। देन यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल इनपुट कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। और लोड को भी हमने रिमूव कर दिया, लोड भी कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे हमारा
लीडर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, आपने सप्लाई को तो हटा दिया, ठीक है, सप्लाई को तो आपने रिमूव कर दिया, बट ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये तो अभी भी चार्ज है ना पूरा, ठीक है। वोल्टेज को हटाने से क्या हो गया, सप्लाई को हमने हटा दिया, बट कैपेसिटर अभी भी चार्ज है, तो ये कैपेसिटर क्या होंगे, इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका एक पर्पज़ है अच्छा खासा, ठीक है, यानी कि ये क्या कर देते हैं, इस कैपेसिटर को, इस चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया आपका लीडर रजिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज देखो ये नहीं होता तो जैसे ये इक्विपमेंट है आपका, ठीक है, अगर कोई काम कर रहा होता वहाँ पे आदमी वगैरह, ठीक है, ऑपरेटर जो भी है, स्टाफ वगैरह, वो अगर इक्विपमेंट को टच कर दे तो वहाँ पे मतलब शॉक होने के या फिर इलेक्ट्रिक शॉक का प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, शॉक लग सकता था। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ब्लीडर रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, एक तरह से डिस्चार्ज के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में ही हेल्प करता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हो गया इसके लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो एक पॉइंट आपका होता है, जैसे देखो आपका ये सेम सर्किट है, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है, देन यहाँ पे आपने क्या किया, इस ब्लीडर रेजिस्टेंस को या आपने कुछ इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपका है पूरा ब्लीडर रेजिस्टेंस। अब देखो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ से इसमें टैपिंग ले सकते हो ना, एक टैपिंग ले ली, ये दूसरी ले ली, ये तीसरी ले ली। तो अब ये जो ब्लीडर रेजिस्टेंस आपका, ये किसकी तरह काम कर रहा है, आपका एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जो आपको वोल्टेज चाहिए वो यहाँ से आप इजीली ऑप्टेन कर सकते हो, यानी ये सर्किट जैसे बोल सकते हो कि ब्लीडर रेजिस्टेंस एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहला पॉइंट है, देखो मेंटेन मिनिमम करंट नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम इंडक्टर फिल्टर ऑपरेशन, तो सही है, ठीक है। वर्क एज ए वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, ये भी सही है, देखो वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर सकते हैं, सिंपल टैपिंग कर दो आप, ठीक है। थर्ड है प्रोवाइड डिस्चार्ज टू कैपेसिटर सो दैट आउटपुट वोल्टेज बिकम्स जीरो व्हेन द सर्किट हैज़ बिन डी एनर्जाइज, यानी डी एनर्जाइज मतलब आपने इनपुट वोल्टेज को हटा दिया, ठीक है, और आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाए, ठीक है। अगर जीरो नहीं होगा तो आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज सीधा आउटपुट में मिलता, ठीक है। उससे इलेक्ट्रिक शॉक की प्रॉब्लम हो सकती थी ना, किसी को अगर कोई इक्विपमेंट को टच वगैरह करे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो सिंपल क्या करता है, ये डिस्चार्ज प्रोवाइड करता है कैपेसिटर को, ठीक है। तो तीसरा भी आपका सही है, यानी तीनों पॉइंट करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग सर्किट द इनपुट वोल्टेज इज 100 साइन 100 पाई टी फॉर 100 पाई आर सी इक्वल्स टू 50, द एवरेज वोल्टेज, हमें क्या निकालना है, एवरेज वोल्टेज निकालना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, अंडर स्टडी स्टेट इज नियरेस्ट टू, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में निकालना है हमें एवरेज वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हमारी जो इनपुट वोल्टेज है पी इन, ठीक है, इनपुट वोल्टेज ये हमें दे दिया इसने 100 साइन 100 पाई टी, ठीक है। अब देखो सिंपल सिंस साइनोसोडल सप्लाई, तो हमें दोनों चीज़ में चेक करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव साइकिल में भी चेक करना पड़ेगा और हमारे नेगेटिव साइकिल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चेक करते हैं। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो D1 है, ठीक है, एक बार देख के भी बता सकते हो, देखो पॉजिटिव मतलब ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी कौन सी साइड होती है, P, ये आपकी होती है N, यहाँ पे ये N और ये P। तो देख सकते हो आपका जो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई है, वो आप किससे कनेक्टेड है, P साइड से कनेक्टेड है, ठीक है, ऊपर वाले डायोड में। तो लिख लो, चाहे D1 लिख लो तो D2 लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से सिर्फ देख के पता चल रहा है, तो D1 है ये तो आपका है फॉरवर्ड बाइज्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बाइज्ड मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और जो हमारा D2 है, D2 हमारा रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है, रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सर्किट को वापस बनाता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, देखो ये हमारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये हमारी साइनसोइडल सप्लाई इनपुट वोल्टेज, ठीक है। देन यहाँ पे देखो हमारा एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये हमारा हो गया C1 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, C1 हो गया, ठीक है। देन अगेन जो फर्दर हमारा सर्किट बचा उसको बना लेते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक और कैपेसिटेंस, ठीक है, C2। क्लियर है चीज़, मैंने सिंपल देखो ऊपर कर दिया शिफ्ट, ठीक है, इसको, बिकॉज ये तो आपकी ब्रांच है वो ओपन हो गई ना। तो देखो यहाँ पे जो आप इनपुट वोल्टेज दोगे, ये आपका इनपुट वोल्टेज, ये आपकी पोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सिंपल क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। तो C1 क्या हो रहा है इस केस में, चार्ज हो रहा है, यानी C1 आपका चार्जिंग। तो देखो जो वोल्टेज होगा आपका VC1, ठीक है, जो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, ठीक है, वो सिंपल क्या हो जाएगा, जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उससे ज़्यादा चार्ज होगा नहीं। तो देखो जो VC1 है, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 100 वोल्ट, ठीक है, जो हमें इसने इनपुट में दे रखी है, ठीक है। तो बोला ना VI इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी, तो ये 100 क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में C1 के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, ठीक है ना। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में निकालते हैं, देखो इस केस में हमारा देखो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है, हमारा जो पोलैरिटी है वो सब चेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। सिंस यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो D1 तो हमारा इस केस में हो गया देखो रिवर्स बायस्ड, ठीक है, रिवर्स बायस्ड मतलब ओपन सर्किट। और जो हमारा D2 है, कि D2 जो डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड मतलब
शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं बनाता हूँ सर्किट को, तो ये मेरा हो गया देखो D2 शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये मेरी सप्लाई, साइनसोइडल सप्लाई। एंड यहाँ पे देखो नीचे कैपेसिटर है इसमें, ये मेरा C2 कैपेसिटर हो गया, ठीक है। को अगेन देखो बनाता हूँ तो मैं ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर है C1, ठीक है। देन ये हमारा आर रेजिस्टेंस जो दे रखा है इसने, तो क्या आर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा C1 क्लियर है। अब ये पॉलिटी प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारा सिंपल कैपेसिटर चार्ज होगा C2, ठीक है। तो C2 इस केस में क्या हो रहा है, चार्जिंग। तो देखो कितना चार्ज हो जाएगा सिंपल, ठीक है। VC2 इक्वल्स टू जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जितना ही चार्ज होगा उससे ज़्यादा तो चार्ज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपल जो VC2 आया, ठीक है, कैपेसिटर 2 जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज ये हमारा आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है, बिकॉज इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। अब देखो सिंपल एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, ठीक है। स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है सिंपल, जो आपके कैपेसिटर होते हैं वो सिंपल ओपन सर्किट तक काम करते हैं। तो देखो अगर मैं इस सर्किट को बनाता हूँ तो देखो ये कुछ इस टाइप का तो होगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये इतना पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये राइट साइड वाला पोर्शन बना रहा हूँ। ये मेरा हो गया C1 कैपेसिटर, ठीक है। ये मेरा हो गया C2 कैपेसिटर, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये मेरा जो आर रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड, ठीक है। मेरा हो गया आर रेजिस्टेंस यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा क्या है VC1, ये मेरा क्या है VC2, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मेरा रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये मेरा हो गया VR, ठीक है। अब देखो मेरे को VR की वैल्यू निकालनी है, सिंपल KVL लगा दो। तो यहाँ से सिंपल देखो जो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा VR, ये कितना आ जाएगा VC1 प्लस VC2, ठीक है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा 100 प्लस 100 यानी कि 200 वोल्ट, ठीक है। यानी हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला 200 वोल्ट, ठीक है। पूछा क्या था, एवरेज वोल्टेज निकालना है अक्रॉस आर, ठीक है। तो देखो जो आपका रेक्टिफाइड आउटपुट होता है, ठीक है, रेक्टिफाइड आउटपुट किसी भी लोड के अक्रॉस निकालते हो वो आपको क्या देता है, DC वोल्टेज देता है। और जो DC वोल्टेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम में एवरेज वैल्यू बोलते हैं या फिर एवरेज वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो DC वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है हमें जो ये वोल्टेज मिला ये कैसा मिला है, ये रेक्टिफाइड वोल्टेज है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा क्या है VDC है, ठीक है, VDC, या फिर हम इसको बोलेंगे V एवरेज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।